हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव उपाध्याय। हमने पिछले लेक्चर में अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय देखा था, ठीक है। उसमें कुछ बचे हुए थे जो हम इस लेक्चर के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम बेरोजगारी देखेंगे और बेरोजगारी के पहले गरीबी भी है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय भी है। वो हम इस लेक्चर के बाद सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। आज आप लोग बेरोजगारी पे डिस्कस करते हैं, है ना। बेरोजगारी पहला टॉपिक है। बेरोजगारी, बेरोजगार क्या होगा, है ना। तो यदि मान लो किसी यूनिट में, या फिर आप लोग मान लो कि उत्पादन किसी कंट्री में या राष्ट्र में उत्पादन बढ़ गया लेकिन मांग नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा। जैसे कि मान लो 20 पार्ले जी बन रहे हैं और लेने वाले या उसकी मांग जो है सिर्फ 10 है, तो 20 पार्ले जी बनाने के लिए वो लोग ऑब्वियस सी बात है कि श्रमिक ज्यादा रखे होंगे, तो अननेसेसरी वो श्रमिक को क्यों रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी राष्ट्र में उत्पादन में वृद्धि हो और मांग उसकी, डिमांड उसकी जो है कम हो जाए, तो क्या होगा। वो जो यूनिट होगा वो छटाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करेगा, दूसरी बात जो नवीन नियुक्ति होगी उस पर रोक लगा देगा, ठीक है। तो छटाई से जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे या जिनके पास छटाई से जिनका रोजगार छीन जाएगा, वही कहलाते हैं बेरोजगार, ठीक है। 1929 में जो महामंदी आई थी, उससे कैसे निकला जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इस पर एक बुक थी, है ना। 1936 में आई थी वो, J.M. किन्स की बुक थी, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी के प्रकार। ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार हो, शक्ति भी हो, लेकिन इच्छा ही ना हो, तो वो ऐच्छिक बेरोजगार कहलाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति हो, इच्छा भी हो, लेकिन रोजगार ही ना हो, तो वो अनैच्छिक बेरोजगार कहलाएगा। तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब अर्थव्यवस्था में, है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो बदलते फैशन के दौर में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, वो कहलाएगी अपना घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल समझो कि हम जो भी व्यवसाय करते हैं, तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अगर इससे कोई अच्छा व्यवसाय हमको मिल जाए, जहाँ पे जहाँ पे जो है हमको ज्यादा पेमेंट मिले या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी, है ना, तो हम उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमेशा एक इंसान ये सोचता है, व्यक्ति ये सोचता है कि एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी या दूसरे व्यवसाय में जाना है। इस दौरान क्या होता है, जब एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, तो उस टाइम के लिए हम लोग जो है बीच में जॉबलेस हो जाते हैं। तो वही जॉबलेस लोग जो है, उसी के कारण जो जन्म लेती है बेरोजगारी, ठीक है, वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कि मान लो कि एक महिला जिसकी अभी भी शादी हुई है, तो अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी महिला की शादी होती है तो वो तुरंत कुछ महीने जो है नौकरी नहीं करने का फैसला लेती है। वही इसका एग्जाम्पल है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी, तो संरचनाओं के अभाव से जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। संरचनाओं मतलब किस अपना सिंचाई, सड़क, रोड, परिवहन, है ना, कृषि, ये सब, अगर इन सभी चीजों का अभाव है, इन सभी चीजों के विकास का अभाव है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी करेगा, ठीक है। भारत में याद रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी ही है, ठीक है, भारत की जो है समस्या, ठीक है। औद्योगिक बेरोजगारी, उद्योगों का विकास नहीं होने के कारण जो बेरोजगारी जन्म लेती है वो औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। इसमें क्या होता है, पिछले काफी समय से ऐसा हो रहा है कि शहर में उद्योगों की स्थापना ज्यादा हो रही है और इसी दौरान कृषि का स्तर जो है घट गया है। तो जो गांव में जो श्रमिक लोग हैं या गांव के जो लोग हैं, वो लोग रोजगार के लिए जो है शहर में आते हैं। लेकिन अभी भी ये स्थिति नहीं है कि इतना शहर में इतनी औद्योगिक स्तर पर इतना विकास नहीं हुआ है कि वो जितने भी श्रमिक आए हैं उनको वो नौकरी दे सके, ठीक है। तो इससे जो भी माहौल तैयार होता है या जो रोजगार को, जो बेरोजगारी इससे जन्म लेती है, उसी को हम लोग कहेंगे औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है। शिक्षा बेरोजगारी, ये भी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा बेरोजगारी क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलेगा तो शिक्षा बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है हमारे यहाँ। एक और लगातार यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। दूसरे ओर शिक्षित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उनमें कौशल की कमी है, ठीक है। और एक और बात यह है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो पद्धति रही है वो क्या रही है, वो बेसिकली जो है डिग्री परत रही है, मतलब आपको उपाधि परत रही है, ठीक है, न कि रोजगार पर। इसलिए शिक्षा बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मौसम में परिवर्तन होने से यदि रोजगार प्रभावित होगा तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल पर्यटन स्थल, आप पचमढ़ी जाएंगे तो पचमढ़ी में आप देखेंगे कि
गर्मी के मौसम में वहां पे ज्यादातर लोग जाते हैं, तो उनसे जो है वहां जितने भी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, वहां पर्यटक जितने भी जा रहे हैं उनसे जुड़ा रहता है। ठंडी के दिन में पचमढ़ी जो है ऑलरेडी एक ठंडा वो है ना, ठंडा जगह है, तो ठंडी में वहां कोई जाएगा नहीं, तो फिर वहां जितने भी लोगों का रोजगार जुड़ा था वो छूट जाएगा। तो मौसमी बेरोजगारी वैसी जन्म लेती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि किसान लोग होते हैं। किसान लोग क्या करते हैं, किसान लोग जो है अपना ये सीजन के अनुसार जो है बीज बोते हैं, ठीक है। लेकिन सीजन के अनुसार बीज बोते हैं, बीच में क्या रहते हैं, बीच में खाली रहते हैं एकदम। तो कृषि भी एक मौसमी बेरोजगारी के अंदर, मौसमी रोजगार के अंदर ही आता है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी के अंदर उन लोग भी आएंगे, किसान लोग भी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, यदि किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कराएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहां पे 10 लोग लगे हुए हैं, और यदि वो 5 लोग हटा दिया जाए और 5 की ही आवश्यकता है, तो वो 5 जो बेसिकली सच में हमको चाहिए, वो 5 उनके होने के बावजूद भी यदि उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है, तो वो जो बचे 5 थे वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें आधार, बेरोजगारी को मापने का आधार प्रोफेसर राजकृष्ण है, जिन्होंने 4 आधार बताए थे। एक तो समय आधारित मतलब हो जाएगा, आप याद रखिएगा, एक निश्चित समय दिया गया है कि एक साल में 273 दिन और एक दिन में 8 घंटे, यदि इससे कम अगर किसी को रोजगार मिल रहा है तो वो समय आधारित बेरोजगार है, ठीक है। आय आधारित बेरोजगार, तो यदि किसी की आय न्यूनतम है तो वो आय आधारित बेरोजगार है। निष्पादन आधारित बेरोजगार, यदि किसी व्यक्ति को किसी यूनिट से या उसके नौकरी से निकाल देने से उस यूनिट के या उस कंपनी के जो है उत्पादन में कोई कमी नहीं हो रही है, तो वो निष्पादन आधारित करेगा। इच्छुकता आधारित बेरोजगार, तो यदि हमें अपनी इच्छा के अनुरूप नौकरी ना मिल पाए, व्यवसाय ना मिल पाए, तो वो इच्छुकता आधारित करेगा, ठीक है। इसको मापने के तरीके, ठीक है। तो योजना आयोग ने 1973 में भगवती समिति की स्थापना की। इन्होंने जो है 3 जो है इसको मापने के जो है तरीके बताए। पहला हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ये क्या होता है, जब भी हम समीक्षा करेंगे कि कितने बेरोजगार हैं, उस समीक्षा के जस्ट 1 साल पहले तक, मतलब 365 दिन तक, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आधे साल का भी नौकरी ना मिला हो या आधे साल में जो नौकरी ना की हो, अर्थात 365 का हाफ आप करेंगे तो लगभग 183 दिन, ठीक है। तो 183 दिन से भी कम जिनको रोजगार मिला हो, वो सामान्य स्थिति के बेरोजगार कराएंगे। चालू सप्ताह के बेरोजगार या चालू सप्ताह स्थिति, तो समीक्षा सप्ताह के, जिस सप्ताह समीक्षा की जाएगी उसके जस्ट 7 दिन पहले, उसके पिछले 7 दिन में कितने ऐसे व्यक्ति जिनको 1 घंटे का भी रोजगार ना मिला, वो चालू सप्ताह स्थिति के अंतर्गत बेरोजगार कराएंगे, ठीक है। चालू दिवस स्थिति, तो समीक्षा सप्ताह के जिस सप्ताह में समीक्षा की जाएगी उस सप्ताह के 1 दिन पहले, दिन वाइज हम देखेंगे, जिनको भी 1 घंटे का जो है व्यवसाय ना मिला हो, वो जो है चालू दिवस स्थिति के अंदर जो है बेरोजगार कराएंगे। और याद रखिएगा, ये जो प्रोफेसर राजकृष्ण है, इन्होंने चालू स्थिति दिवस के अंदर बेरोजगारी मापने को जो है सबसे उपयुक्त उपाय बताया है। और 11th 5 ईयर प्लान जो हमारे यहाँ चालू हुआ था 2007 में, ठीक है, इससे जो है 2007 11वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखना, चालू दिवस स्थिति से जो है भारत में बेरोजगारी को मापा जाता है, ठीक है। बेरोजगारी के कारण क्या है और बेरोजगारी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो बेरोजगारी का पहला कारण है जनसंख्या दबाव, ठीक है। अब ये कैसे हम देखते हैं, पहला है जनसंख्या दबाव, दूसरा है जीडीपी की समृद्धि दर में कमी, तीसरा है धीमा विकास दर, चौथा है सिंचाई सुविधाओं की कमी, है ना, यह सिंचाई सुविधाओं का जो है विकास नहीं हो पाया है, पांचवा कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन, छठवा कुशल श्रमिकों का अभाव, सातवां संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्यादा कर रहे श्रमिक लोग, है ना, और आठवां कुशल श्रमिक का अभाव, ठीक है। जनसंख्या दबाव कैसा है, तो याद रखिएगा 1941 से लेकर 1951 तक जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट था वो 1% था, ठीक है। वहीं 50 साल बाद लगभग 1991 से लेकर 2001 तक जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है 2.1% हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है लगातार जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और संसाधन हमारे पास लिमिट में है, ठीक है।
तो इसलिए लोग जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ा लोगों को, ठीक है। दूसरी बात, जीडीपी समृद्धि दर में कमी। हम जानते हैं यदि किसी भी देश की जीडीपी में जो है वृद्धि होगा, यदि जीडीपी में वृद्धि होगा, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है रोजगार में, है ना। यदि जीडीपी में वृद्धि होगा तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। और रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, और युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी घटेगा। लेकिन जीडीपी में लगातार जो है गिरावट आ रही है, इससे जो है रोजगार प्रभावित हो रहा है, रोजगार गिर रहा है, और लोग जो है, जो युवा जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये दूसरा कारण है, ठीक है। तीसरा, धीमा आर्थिक विकास। इससे आशय क्या है जी, जो पंचवर्षीय योजना भारत में चलाया गया था, तो उस या फिर जितना भी आर्थिक कार्यक्रम चलाया गया था, पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना में कुछ ही पंचवर्षीय ऐसी योजना है जिनमें हमने जो आर्थिक लक्ष्य रखा था उसको पूरा कर पाया। अधिकतर जो 5 ईयर प्लान था वो जो है, या उनमें से काफी 5 ईयर प्लान जो है असफल रहा था। जैसे कि तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसमें हमने ग्रोथ रेट जो है 5.8% रखा था, बल्कि हमको वास्तविकता में जो है 2.8% जो है हम प्राप्त कर पाए थे। तो पूरी तरह से जो है असफल हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान। इसी तरह से बहुत सारे 5 ईयर प्लान ऐसे थे जो असफल हुए थे, इसलिए ये भी एक कारण है कि धीमा आर्थिक विकास। चौथा हो जाएगा कृषि एक मौसमी व्यवसाय। इसमें एक और पॉइंट आता है कि कृषि का जो है अच्छी तरह से विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि एक मौसमी व्यवसाय। तो हम जानते हैं कि किसान क्या करता है, मौसम के अनुसार बीज बोता है, लेकिन बाकी टाइम में वो खाली रहता है, इसलिए किसान भी जो है बेरोजगारी का सामना करता है। दूसरा, इसलिए कृषि एक मौसमी व्यवसाय। दूसरा, कृषि का विकास नहीं हो पाया। तो 1950 के आसपास की बात है, कृषि जो है हमको लगभग 55% जो है रोजगार देता था। वही 1990 या अभी वर्तमान में वो घट के जो है 48% हो गया। कृषि लगातार अपने नीचे स्तर पर जा रहा है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, कृषि का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है, उन्नत किस्म की बीज उत्पन्न कराने की जरूरत है, सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है, कीटनाशक, ये सभी चीजों का जो है रिफॉर्म लाने की जरूरत है ताकि कृषि का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं की कमी, ये कैसे होगा, तो याद रखिएगा 10 पंचवर्षीय योजना के बाद भी, है ना, 10 पंचवर्षीय योजना के बाद भी जो सिंचाई के लिए जो हम उपलब्ध करा पाए थे सुविधा, है ना, कृषि के लिए जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पाए थे वो सिर्फ और सिर्फ 44% था, ठीक है। इसी से आप समझ सकते हो कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण भी जो है अधिकांश किसान जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ठीक है। पांचवा होगा कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। तो इसका कारण ये है कि शहर में जो है बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग खुल रहे हैं, इससे कुटीर और लघु उद्योग में जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि जो बड़े उद्योग जो शहर में खुल रहे हैं वो भी वही चीजों को उत्पादन कर रहे हैं जो चीजों को उत्पादन यहाँ होता है, जिससे ये बंद होने के कगार पर है और श्रमिक जो है बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। सातवां, श्रमिकों की गतिशीलता इससे क्या होगा, तो बहुत सारे बंधनों के कारण, सामाजिक या फिर पारिवारिक बंधनों के कारण कई बार श्रमिक ऐसे होते हैं जो अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते जहां पे रोजगार होता है, तो इनकी गतिशीलता के कारण जो बेरोजगारी जन्म लेती है वो भी एक कारण है। छठवां, कुशल श्रमिकों का अभाव, है ना, कुशल श्रमिकों का अभाव। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत में 2% ही ऐसे श्रमिक हैं जो कुशल हैं, समझ लो, तो कुशल श्रमिक का भी अभाव है। नौवां, असंगठित क्षेत्र में रोजगार का अधिक होना। इसमें अपने याद रखना 84% जो नौकरी है ना, 84% जो नौकरी है वो असंगठित क्षेत्र में है। अब असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी रोजगार की, ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी जो संगठित क्षेत्र में होता है, या फिर मिलेगी भी तो उसके संगठित क्षेत्र की तुलना में कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कभी भी जो है आपकी नौकरी जा सकती है, और अगर आपकी नौकरी जाती है तो आप बेरोजगार हो जाओगे, ठीक है। ये सब हो गया। कुछ और की पॉइंट्स है, ये तो कारण था बेरोजगारी के कारण थे। कुछ की पॉइंट्स थे जो मैं बताना भूल गया था। एक होता है श्रम बल,
15 से लेकर 65 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य करने की शक्ति और इच्छा दोनों हो, तो वो श्रम बल के अंदर आएंगे। ठीक है, कार्य बल। इसी 15 से 65 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य मिल जाए, है ना, वो कार्य बल हो जाएंगे। ठीक है, अब बेरोजगार कौन होगा? बेरोजगार कौन होगा जी? इस श्रम बल में से कार्य बल को घटा दोगे तो जो बच गए श्रम बल में ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास शक्ति और इच्छा है कार्य करने की। ठीक है, इसी में से कुछ लोगों को कार्य मिल गया तो कार्य बल कहलाए। अब इस कार्य मिलने वाले को हटाओगे इसमें से तो क्या होंगे? तो बेरोजगार निकल जाएंगे। ठीक है, तो श्रम बल माइनस कार्य बल बराबर बेरोजगार। ठीक है, एक टर्म होता है रोजगार की लोच। रोजगार की लोच क्या है? तो याद रखना, यदि उत्पादन बढ़ता है ना, यदि किसी यूनिट में उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से यदि रोजगार भी बढ़ रहा है ना, उत्पादन बढ़ने से यदि रोजगार भी बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि रोजगार की लोच है। लेकिन यदि उत्पादन बढ़ रहा है ना, उत्पादन बढ़ रहा है और रोजगार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रोजगार की लोच नहीं है। और रोजगार की लोच नहीं होना ही जो है क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है या बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, रोजगार की लोच नहीं होना ही बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम गरीबी पढ़ेंगे और गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे जो पहले वीडियो था जिसमें हमने सामान्य परिचय पे जो चर्चा की थी, ठीक है, उसमें भी कुछ एक दो बातें आपको बताना था। प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर क्या क्या होता है। ठीक है, वो सब हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।